नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विज़न यूपीपीएससी चैनल पर। यदि आप यूपीपीसीएस प्री 2020, आरओ प्री 2016 और बीईओ प्री 2019 की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सभी जानकारी आपको नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। और साथ ही आप इस acharya.com को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसके साथ ही आप जो विज़न यूपीपीएससी का ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको कई स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड होंगे। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। आज हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन में। आज हम बात करेंगे दक्षिण भारतीय राजवंशों की। अभी तक हमने उत्तर भारतीय राजवंश देखे थे, गुप्ताज, मौर्याज, वैदिक काल में कैसी स्थिति थी, सामाजिक स्थिति। हड़प्पा को देखा था, हड़प्पा सभ्यता कैसी थी। और अब इसी क्रम में हम बात करते हैं दक्षिण भारत की। तो स्टार्ट करते हैं। आशा है कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो हमें सबका पता होना चाहिए कौन से वंश का कौन संस्थापक था। तो पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। सिंह विष्णु पल्लव वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने पांड्य तथा श्रीलंका की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया? तो जैसे उत्तर भारतीय राजा थे, हमने देखा था अभी तक, उत्तर भारतीय राजा क्या कर रहे थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। साम्राज्य का विस्तार किस ओर कर रहे थे? उत्तर पश्चिम की ओर। और उसके बाद उत्तर में, उत्तर सब जगह अपनी साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, जहाँ जहाँ उनकी रीच थी। समुद्रगुप्त तो दक्षिण की तरफ भी आ गया था। उसी तरीके से ये जो चोल हैं, यहाँ पे दिखते हैं चोल, इधर पांड्य और चेर, यहाँ पे हमें कौन? पल्लव वंश दिखेंगे। तो ये जो हैं शासक, ये भी अपने आसपास अपना साम्राज्य विस्तार करने का प्रयास कर रहे थे। उसी क्रम में ये कहाँ चले गए? श्रीलंका की ओर चले गए। श्रीलंका गए, उसके साथ ये साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया की ओर भी गए हैं। और उसके बाद ये अंदर भी इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार की सोची उत्तर पूर्वी भारत में। ठीक है, तो इसी क्रम में पांड्य और श्रीलंका को की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। ये कौन सा राजा था जिसने ऐसा किया था? परांतक। परांतक ने ये जीत हासिल की थी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। आपने देखा था उत्तर भारतीय राजा उपाधि धारण करते थे, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, शक्रादित्य, व्याघ्र, बल पराक्रम, इस तरीके की। तो यहाँ के चोल शासक जो थे वो भी उपाधियाँ धारण करते थे। तो नर केसरी की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की है? नर केसरी की उपाधि विजयालय ने धारण की है। विजयालय कौन था? चोल शासकों का, जो चोल साम्राज्य था उसकी स्थापना विजयालय ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गंगों की सहायता से चोलों पर आक्रमण किया। अभी थोड़ी देर पहले चोलों पर आक्रमण कैसे हुआ था? पांड्य और श्रीलंका की सेनाओं द्वारा। अब राष्ट्रकूट और पश्चिमी गंग, आपको इस बात से क्या समझ आ रहा है? ये चोलों के समकालीन रहे होंगे, दोनों ही राजवंश। ठीक है, तो आक्रमण किया, सही है। और तक्कोलम के युद्ध में चोलों को राष्ट्रकूटों से हार का सामना करना पड़ा। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। कोई कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसे कभी ना कभी हार का सामना करना ही पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। और इस युद्ध का जो नेतृत्व था वो किसने किया था? परांतक प्रथम ने। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सत्य हैं। सत्य पूछा है तो बता देंगे सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। चोल शासक राजराज प्रथम के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
बहुत इम्पॉर्टेंट राजा हैं इनके, 4-5 राजा बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तंजौर का शिव मंदिर राजराज ने बनवाया। देखिए अभी हमें यहीं पे जानकारी हो गई कि यदि ये स्टेटमेंट ठीक है तो पता चल जाएगा कि वहाँ पे शिव धर्म या शैव भक्त होते थे। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, इसने ही मंदिर बनवाया था। और ये जो मंदिर है वो अपनी सादगी और सौंदर्य के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट, राजराज ने श्रीलंका विजय के दौरान श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर को नष्ट कर दिया था। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। चोल शासन के अंतर्गत श्रीलंका में पोलनरुआ को नवीन राजधानी घोषित किया। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। आपने देखा था कि ये लोग श्रीलंका पे क्या कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं इन्होंने विजय हासिल की है, तो अपने मन की इन्होंने क्या बना ली, राजधानी बना ली। तो तीनों ही स्टेटमेंट सत्य हैं यहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य अभियान किए हैं। बिल्कुल ठीक है। ये दक्षिण पूर्वी एशिया, अभी हम बात कर रहे थे ना कि ये लोग दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ भी जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में आ जाए इन्होंने यूरोप पे आक्रमण किया, तो ये गलत हो जाएगा। आप सोच सकते हैं उस समय ना इतनी टेक्निक थी ना कुछ था कि ये यूरोप पे आक्रमण करने चले जाएं, पर आसपास में तो आक्रमण किए होंगे। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकाल में प्रभुत्व स्थापित किया। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। पांड्य और चेर जो थे इनके समकालीन थे और चोल बहुत ज़्यादा सशक्त थे सॉरी, चोल सशक्त थे, तो इन्होंने अपने इन लोगों को हरा करके अपना जो है प्रभुत्व स्थापित किया था। दोनों ही स्टेटमेंट सत्य हैं, सत्य पूछा है तो, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी। और जो परांतक प्रथम था उसने मदुरै के पांड्य राजा को हराकर मदुरै कोंड की उपाधि भी धारण की थी। ठीक, नेक्स्ट। अच्छा एक बात बताइए, ये जो राजा हैं आपको सब प्रायद्वीपीय भारत में दिखाई दे रहे हैं, तो इन राजाओं के पास हमें यहाँ से सब है ना इस एरिया में, तो इन सब के पास क्या होगी, अपनी नौसेना भी रही होगी। ठीक है, भले वो आज के जैसे मॉडर्न जो जहाज हैं, मिसाइल और ये सारे जो लेस रहती हैं वैसे नहीं होंगे, पर सिंपल तो उनके पास भले नाव ही रही हो पर नौसेना अवश्य रही होगी। ये आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि श्रीलंका पे जाने के लिए वो क्या करेंगे, हेलीकॉप्टर तो था नहीं, ना ही रावण की तरह उनके पास पुष्पक विमान था, तो नौसेना के माध्यम से ही, अपने जो जल के माध्यम से ही वो गए होंगे। दक्षिण पूर्व एशिया भी इसी तरीके से गए होंगे। नेक्स्ट, गंगैकोंड चोल की उपाधि किस चोल शासक की थी, बताइए। तो ये थी राजेंद्र चोल की। राजेंद्र चोल जो था उसने उत्तर पूर्वी भारत के भी अनेक जो शासक थे उन पे अपना आधिपत्य जमाने की प्रयास किया। उसमें शायद वो थोड़ा बहुत सफल भी रहा, जिसके उपलक्ष्य में उसने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की और एक नवीन राजधानी जो उसकी थी उसके निकट उसने सिंचाई के लिए चोल गंगम नामक तालाब भी खुदवाया। ठीक है, चोल गंगम। उस समय सिंचाई की व्यवस्था भी थी। यदि आपको कभी कुछ इस तरीके का आंसर लिखने को आ जाए मेन एग्जाम में कि सिंचाई के लिए लंबे समय से हमारे यहाँ काम हो रहा है, तो आप लिख सकते हैं कि हाँ, चोल गंगम एक तालाब किसने बनवाया था, राजेंद्र चोल ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शासक अपनी राजनीतिक उपलब्धियों से अधिक वैदेशिक संबंधों के विस्तार को लेकर चर्चा में रहा। वैदेशिक संबंध, जैसे इस समय हम मोदी जी जो हैं हमारे प्रधानमंत्री, वो भी वैदेशिक संबंधों पर बहुत जोर दे रहे हैं, जिसके कारण भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि भी काफ़ी अच्छी हुई है। तो उस समय चोल भी बहुत वैदेशिक संबंधों के विस्तार में आगे रहे हैं। तो कौन सा राजा था जिसने इस क्षेत्र में कार्य किया है, तो वो राजा था कुलोत्तुंग प्रथम। कुलोत्तुंग प्रथम ने
वैदेशिक विदेशों के साथ चोलों के संबंधों के कारण वो चर्चा में रहा। और चीनी ऐतिहासिक जो स्रोत हैं वो भी इस बात की हमें जानकारी देते हैं। आपने देखा है कि बहुत सारे लोग अपने अपने राजदूत भेजते हैं, अभी भी वो प्रथा चल रही है। हमारे यहाँ एम्बेसीज़ हैं, हमारे जो इंडिया में बहुत सारी एम्बेसीज़ दिखाई देती है। इसी तरीके से पहले भी राजदूत भेजे जाते थे। तो ये जो चोल साम्राज्य है, जो कुलोत्तुंग प्रथम है, इन्होंने भी अपने राजदूतों को भेजा है। और सुमात्रा, इंडोनेशिया से भी ऐसे साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि कुलोत्तुंग के शासनकाल में मलय प्रायद्वीप के साथ भी चोलों के संबंध जो है अच्छे रहे थे। तो आंसर यहाँ पे क्या है? कुलोत्तुंग प्रथम, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, चोल शासक राजराज प्रथम के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजराज फिर आ गए, इन्होंने ये क्या है? शैव भक्त है। चोल शासक राजराज प्रथम ने सिंघल यानी कि श्रीलंका पर आक्रमण करके उत्तरी सिंघल को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। ये है सिंघल द्वीप या श्रीलंका। यहाँ से कोई आ रहा है तो पहले उत्तरी पोर्शन पे आएगा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे सही है। अनुराधापुर के स्थान पर नई राजधानी पोलनरुआ को बनाया और इसका नाम जन्नाथ मंगलम रखा। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। चोल ने अपने, ये तो हमने पहले ही देख लिया था, उसकी राजधानी, उसका नाम भी इन्होंने चेंज कर दिया। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हैं। और इसी राजराज ने अपने जो शासनकाल में ही संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था। अभी आप क्या देख रहे हैं? उत्तरी, और उसके बाद इसने पूरे श्रीलंका को जीत लिया था। यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सत्य हैं और सत्य ही कथन हमसे पूछे हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? चोलों के ग्राम प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोलों का ग्राम प्रशासन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िए और इसको हम कंटेम्प्रेरी में भी आप यूज़ कर सकते हैं। चोलों का राज्य मंडलों, वलनाडु तथा नाडु में विभाजित था। सही है। हमने ग्राम, राज्य इस तरीके के मौर्य और गुप्ताज में भी देखे थे, वैदिक काल में भी देखा था। तो इनका भी इस तरीके से अलग अलग नाम से विभाजित है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट ठीक है। नाडु में कई कुर्रम या कोट्टम थे जिसमें अनेक स्वशासित थे। स्वशासित का मतलब सेल्फ गवर्नेंस था। ठीक है, तो ये बात ठीक है। हमारे यहाँ आज भी जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वो भी इसी तरीके से स्वशासित हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। सत्य कथन पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। चोल प्रशासन कैसे बटा हुआ था? देखिए, प्रांत, प्रांत के बाद वलनाडु, प्रांत सबसे बड़ी इकाई है, या फिर नाडु, और उसके बाद छोटी इकाई वलनाडु, उसके बाद कौन सी है? कुर्रम या कोट्टम। ठीक है, और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? परांतक प्रथम का जो उत्तर मेरूर अभिलेख है, अभिलेख का भी ध्यान रखना है। उत्तर मेरूर अभिलेख से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, चोल काल में वेडेक्कार का संबंध किस निम्नलिखित में से किससे था? वेडेक्कार, अग्रहार, संग्रहकर्ता, ये सब हमने कब पढ़े थे? उत्तर भारतीय राजाओं को जब हम पढ़ रहे थे तब। अब हम किसको पढ़ रहे हैं? दक्षिण भारतीय। तो वेडेक्कार का संबंध किससे है? इसका संबंध है राजा के व्यक्तिगत अंगरक्षक से। राजा जो अपने व्यक्तिगत अंगरक्षक रखता था उनसे इसका संबंध है। और सेना की जो छावनी है उसको क्या कहा जाता है? सेना की छावनी को कड़गम या पडेविडु कहा जाता है। ये पूछा जा सकता है, यूपीएससी में भी कई बार अग्रहारिका इस तरीके से क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। तो ये आप कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको लिख के रखिएगा और याद भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, चोलकालीन ग्राम व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है?
असत्य कथन बताने हैं अब हमें। उत्तर मेरूर अभिलेख महासभा के कार्य संचालन पर प्रकाश डालता है। उत्तर मेरूर अभिलेख से हमें क्या पता चल रहा था अभी थोड़ी देर पहले, कि वहाँ पे नाडु, वलनाडु, कोट्टम ये सब मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। महासभा के कार्य संचालन, कोई सभा रहती होगी तो उसका कार्य संचालन कैसे हो रहा है उसके बारे में जानकारी है। महासभा को येरी गिर्रू, इसके सदस्यों को पेरुनमक्कल कहा जाता था। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। सार्वजनिक भूमि पर राजा का अधिकार होता था, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। सार्वजनिक भूमि पर महासभा का अधिकार होता था, ना कि राजा का। और व्यक्तिगत भूमि पर भी इसका केवल न्यायिक अधिकार होता था, राजा का अधिकार नहीं होता था। आज भी क्या है, सार्वजनिक भूमि पर वो होती जरूर सरकार की है, पर ये नहीं है कि प्रधानमंत्री जी आए और अपने नाम पे, अपने बेटों के नाम पे या और किसी के नाम पे वो ज़मीन जो है दे दें। तो सार्वजनिक भूमि पर राजा का अधिकार नहीं होता था, महासभा कम्युनिटी जो होती थी उनका अधिकार होता था। यहाँ पे स्टेटमेंट सी रॉन्ग है। फोर्थ देख लेते हैं। उपजाऊ भूमि की किस्मों का निर्धारण केंद्रीय अधिकारी करते थे, किंतु उनके निर्णयों की महासभा द्वारा स्वीकृति आवश्यक थी। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन, टॉप टू बॉटम अप्रोच नहीं, बॉटम टू टॉप अप्रोच, जिसके कारण अभी नीति आयोग आया है हमारा। कैसे, अधिकारियों ने बता तो दिया, टेक्निकल काम तो कर दिया, भूमि की किस्म टेक्निकल काम कर दिया, पर निर्णय जो कौन ले रहा था, महासभा, जो कहाँ थी, सबसे नीचे लेवल पे। इन्होंने बता दिया कि आपकी उपजाऊ भूमि कौन सी है, पर हम कौन सी फसल उगाएंगे ये डिसीजन हम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट सी गलत है, तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13, चोलकालीन ग्राम्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाडु की प्रशासनिक सभाएं प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित होती थी। नाडु छोटी इकाई है प्रांत से, तो प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित ही होंगी। प्रतिनिधि आएंगे, जैसे सरपंच आजकल बैठते हैं तब सभाएं चलती हैं, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चोल काल में स्थानीय स्वशासन में उर तथा सभा अथवा महासभा वयस्कों द्वारा चुनी जाती थी। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। आजकल क्या है, ग्राम सभा 18 वर्ष से ऊपर के लोगों द्वारा चुनी जाती है, तो इसी तरीके से उस समय भी वयस्कों द्वारा चुनी जाती थी। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। आप देखिए, चोल काल जो है वर्तमान जो समय है, वर्तमान जो राज्य व्यवस्था है उससे कितना साम्य रखता है, कितना सिमिलर है। ठीक है, तो आप जब कभी कंपेयर करना हो या इसकी हिस्ट्री में जाना हो तो आप इस यहाँ से लेकर के लिख सकते हैं। तो स्टेटमेंट कौन सा सही है, सत्य कथन पूछे हैं, दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, दक्षिण भारत की व्यापारिक श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यापार सभी लोग कर रहे हैं, तो इन्होंने भी ऑब्वियसली किया होगा। देख लेते हैं। मणिग्राम एक व्यापारिक श्रेणी थी जो समुद्रीय व आंतरिक व्यापार दोनों में संलग्न थी। बिल्कुल सही है, मणिग्राम। नाना देशी तेशियाइर नामक श्रेणी का व्यापार वर्मा, सुमात्रा आदि देशों तक फैला हुआ था। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। वहाँ के जो अभिलेख हैं, अब वहाँ इससे पता चलता होगा, जैसे कुलोत्तुंग प्रथम के टाइम पे वैदेशिक संबंधों के बारे में भी वहाँ के अभिलेखों से पता चलता है, तो व्यापार के बारे में भी पता चलता होगा। नेक्स्ट, अंजुवर्णम तथा वीर वंजुस भी प्रसिद्ध व्यापारिक श्रेणियाँ थे। तीसरा कथन भी सत्य है। आप देखिए, उनका व्यापार बहुत ज़्यादा सुगठित था और श्रेणियाँ जो वस्तुओं के उत्पादन, व्यापार, सूद, ब्याज आदियों का निर्धारण भी करती थी। राजा निर्धारण नहीं करते थे कैसे व्यापार करना है, वो अपने आप ही निर्धारण करती थी। और श्रेणी जो थे, सार्वजनिक ग्रामीण संस्था, सभा और उर में भूमिदान आदि के लिए धन जमा करती थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा व्यापारी ही धन कमा रहे हैं तो वो जमा भी करेंगे। जैसे
जैन और बौद्ध धर्म को सबसे ज़्यादा प्रश्रय किसने दिया था? वैश्यों ने। आगे बढ़ाने के लिए धन किसने दिया था? वैश्यों ने दिया था। ठीक है। और ऐसा भी ज्ञात होता है, ऐसा भी पता चलता है कि ग्राम सभाएं एक बैंक तथा सार्वजनिक न्यासी यानी कि ट्रस्ट के तौर पे कार्य करती थी। बहुत आगे थी इनकी सोसाइटी। ठीक है। तो यहाँ पे कौन से कथन सत्य हैं पूछा है, तो तीनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल समाज की स्त्रियों की सामाजिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गुप्तास की स्थिति हड़प्पा में, वैदिक में और मौर्यास में, सबकी स्थिति आप अपने दिमाग में रिकॉल कर लीजिए कैसी कैसी थी। ठीक है। यहाँ देख लेते हैं इनकी स्थिति कैसी है। तमिल समाज में स्त्रियों को उच्च सामाजिक स्थिति प्राप्त थी। ठीक है, बिल्कुल। उच्च वर्ग की स्त्रियों को केवल संपत्ति का अधिकार प्राप्त था, परंतु प्रशासन में उनकी कोई भागीदारी नहीं थी। ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। संपत्ति मिलेगी और प्रशासन में उच्च पद भी उन्हें मिले हुए थे। ठीक है। सजातीय विवाह की अनुमति थी। अंतरजातीय विवाहों के कारण अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह भी प्रचलित थे। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। समाज में पर्दा प्रथा नहीं थी, किंतु सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, केवल संपत्ति का अधिकार, अगर संपत्ति होगी तो उसका प्रशासन में भी कोई ना कोई भागीदारी रही होगी। आजकल क्या है, मनी के बल पे इंसान क्या है, मनी मसल इन सब के बल पे इंसान पोस्ट हासिल करता है, MP MLA बन जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी ये स्टेटमेंट यहाँ गलत है। और ऐसा भी कहा जाता है जो मार्को पोलो था वो आया था पांड्य राज्य में, पांड्यों के समय में, और पांड्य क्या थे, चोलों के समकालीन थे। तो वो क्या कहता है कि यहाँ पे बहु विवाह का प्रचलन भी था। ठीक। तो कई एक राजा की 500-500 पत्नियां भी होती थी। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है, बी। बाकी सभी ठीक हैं। उत्तर भारत में भी सती प्रथा थी और दक्षिण भारत में भी सती प्रथा देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 16, पहलव शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? ए, पहलव शासकों ने दक्षिण भारत के बड़े क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। सेकंड, सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक गोंदो फर्निस था। इनका मूल निवास स्थान ईरान था। और लास्ट है, इनके काल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आया था। सबसे पहले इस स्टेटमेंट को देखते हैं। मूल निवास स्थान ईरान था, ईरान रहा होगा इनका मूल निवास स्थान। तो ये मोस्ट प्रोबेबली कहाँ से आए होंगे, या तो उत्तर पश्चिम से आए होंगे या फिर ये मुंबई समुद्री रास्ते से आए होंगे, तो मुंबई पे आए होंगे। बाहर से आए हैं कितना, और इधर चोल दिखाई दे रहे हैं हमें, पांड्य, चेर, राष्ट्रकूट, ये सब दिखाई दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये बहुत बड़े साम्राज्य पे अपने आधिपत्य जमा पाए होंगे। एक तो इंसान बाहर से आया है, कहा जाता है ना कि अपने घर में तो सभी शेर होते हैं। ठीक है। बाहर से आने वाला इतना ज़्यादा साम्राज्य विस्तार कर पाए, या तो फिर मुगल जैसे होते, दिल्ली सल्तनत जैसे होते, ऐसा इनका कहीं नाम मिलता नहीं है इतिहास में। तो पहले स्टेटमेंट गलत है। सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक गोंदो फर्निस था, ये स्टेटमेंट ठीक है। मूल निवास स्थान ईरान था, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और लास्ट वाला स्टेटमेंट भी ठीक है। तो यहाँ पे असत्य कथन कौन सा है? ए इज द इनकरेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हम सातवाहनों में। क्वेश्चन नंबर 17, सातवाहन राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन, इन लोगों ने कण्वों को पराजित कर मध्य भारत में सत्ता स्थापित की। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। कोई ना कोई किसी न किसी राजा को हरा के ही आया है। धनानंद नंद वंश को हरा के मौर्य वंश आया, उसके बाद बृहद्रथ को हराया। ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग आया सॉरी। इनका राज्य उत्तरी महाराष्ट्र और ऊपरी गोदावरी घाटी में स्थापित हुआ। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। कौन से राजा या कौन सा राज्य कहाँ पे था, लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन जरूर ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट, इनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी कण्व थे। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, सॉरी ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये तो कर्ण को पहले ही पराजित कर चुके हैं, तो अब प्रतिद्वंदी कहाँ से बचे? ऑलरेडी इनको पराजित किया जाता है। इनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी उस समय कौन थे? शक। शक जो है, शक राजा जो थे इनके समकालीन थे और सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे। कर्ण को तो ये पहले ही हरा चुके हैं। तो यहाँ पे सत्य कथन पूछा है, तो 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18। सातवाहन राज्य के उदय की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन राजा क्यों उदय हुए बताना है हमें। लोहे के फाल का प्रयोग हो सकता है, क्योंकि कृषि व्यवस्था के लिए इसकी ज़रूरत थी और उस समय तक कृषि के लिए लोग काम करने लगे थे। धन रोपण की विधि, नई धन रोपण की विधि आ गई होगी और धान की प्रचुर मात्रा में उत्पादन होने लगा होगा। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। नगरीकरण, नगरीकरण में क्या हुआ था? अमरावती और नागार्जुन कोंड प्रमुख नगर बन के आए थे उस समय सामने, तो ये भी ठीक है। और लेखन कला का विकास भी सही है। सातवाहन राज्य जो है लेखन कला के लिए जाना जाता है सॉरी। तो यहाँ चारों ही जो कथन है वो सत्य हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। गौतमी पुत्र शातकर्णी बहुत इंपॉर्टेंट राजा है उस काल का, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने अपने आप को एकमात्र ब्राह्मण कहा। बिल्कुल सही है, उसने ये कहा कि मैं अकेला एक मात्र ब्राह्मण हूँ, और उसने जो इतने दिनों से ब्राह्मणों का जो धर्म था वो छीण हुआ था, उसने फिर से ब्राह्मणों के ऐश्वर्य को और सातवाहन वंश के ऐश्वर्य को फिर से स्थापित करने की प्रयास किया था। उसने क्षारद वंश के रुद्रदामन को हराया। रुद्रदामन क्षारद वंश का नहीं था सॉरी। उसने क्षारद वंश के शासक नहपान, क्या नाम था? नहपान को हराया था, ना कि रुद्रदामन को। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जा रही है। नेक्स्ट, उसका साम्राज्य उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला था। ये बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे अभी हमने देखा था गोदावरी और सारा पोर्शन आ रहा है, तो कर्नाटक तक वो आ गया था। गौतमीपुत्र शातकर्णी इंपॉर्टेंट राजा है, साम्राज्य विस्तार उसने किया है, तो ये यहाँ तक आ गया है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। और एक बात और, नहापान जो राजा था, कौन सा? क्षारद वंश। ये छोटे छोटे वंश भी उस समय हुआ करते थे। उसने 8000 से अधिक चांदी के सिक्के उसके जो हैं नासिक के पास मिले हैं। महाराष्ट्र के आसपास ही ये सब लोग रहे हैं, और जो उसके सिक्के मिले थे महाराष्ट्र के पास, नासिक के पास, उनको गौतमीपुत्र शातकर्णी ने दोबारा से ढलवाया है। ठीक, तो यहाँ पे कौन से सत्य कथन है? 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वशिष्ठी पुत्र पुलमायन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने प्रतिष्ठान पैठन को सातवाहन राज्य की राजधानी बनाया। आपको राजधानी तो याद होनी चाहिए सबकी, तो प्रतिष्ठान को उसने राजधानी बनाया था, ये सही है। और वह शक शासक रुद्रदामन प्रथम को उसने पराजित भी किया था, से पराजित हुआ था। उस समय कर्ण को हरा के ये लोग आए थे, कर्ण वंश के लोगों को, और शक कौन थे? इनके सबसे ज़्यादा प्रतिद्वंदी थे। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। रुद्रदामन ने किसे हरा दिया था? वशिष्ठी पुत्र को हरा दिया था। दोनों ही कथन यहाँ पे ठीक हैं। और ये जो रुद्रदामन ने उसे पराजित किया है वो सौराष्ट्र के आसपास पराजित किया है। ये कहाँ मिलते हैं? महाराष्ट्र। और ये कहाँ है? सौराष्ट्र, यानी कि गुजरात के आसपास। सब आसपास के इलाकों में ही थे और उसने इन्हें हरा दिया था। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सत्य हैं। आज थोड़ा गले में प्रॉब्लम है तो एडजस्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सत्य हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस राजा के सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है? जहाज का चित्र अंकित है। आप जिस चीज़ को यूज़ कर रहे होंगे, जिसको मान रहे होंगे, उसका चित्र अंकित करेंगे। जैसे गुप्त राजाओं ने किसका चित्र अंकित कराया था? लक्ष्मी जी का, क्योंकि वो विष्णु भक्त थे, विष्णु को बहुत मानते थे। ठीक है, तो यहाँ पे
क्या हो जाएगा आंसर? यज्ञ श्री सातकर्णी के सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है। उस समय के जो राजा थे, जो प्रायद्वीपीय भारत के राजा आप देखेंगे सारे, वो क्या है, जल यात्रा के प्रेमी होंगे, क्योंकि पास में है ही जल। ठीक है, जल यात्रा के प्रेमी हैं और इसीलिए, और समुद्री व्यापार भी कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने क्या है, जहाज का चित्र अंकित कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। सातवाहन काल की भौतिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? भौतिक संस्कृति, देखिए, इनके सिक्के स्वर्ण तथा शीशे और लेड के बने होते थे। आपको लगता है सोने के सिक्के गुप्तास के टाइम पे चल रहे हैं, ठीक है, बहुत बहुमूल्य धातु था। अब आप कह सकते हैं कर्नाटक की तरफ सोना मिलता है, हो सकता है, पर इतने ज़्यादा मात्रा में सोने के सिक्के इन्होंने नहीं चलाए थे। सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए थे, कुषाणों की तरह इन्होंने नहीं चलाए थे। और इनके अधिकांश सिक्के क्या थे, शीशे के, लेड के बने होते थे। ठीक है, देखिए, स्वर्ण के सिक्के बनते थे, लेकिन समय के साथ उन डिक्लाइन हुआ, क्योंकि सोना कम हो गया, राजाओं के पास रहने लगे, या फिर सोना जो है लोग केंद्रीकरण होने लगा राजाओं के पास, और फिर इतने सारे राजवंश आ गए, उनमें बट गया, तो सोने के सिक्के चलाना पॉसिबल नहीं था। और क्या हो जाएगा, इन्होंने पोटीन और तांबे के और कांसे की मुद्राएं भी चलाई थी। ठीक है, और आप देखिए उसी इवैल्यूएशन में आप देखिए यहाँ पे कि शीशे लेड के सिक्के आए, पोटीन के आए, उसके बाद धीरे धीरे क्या आए, तांबे के चल रहे थे, उसके बाद क्या आ गए, अब हम जो आजकल यूज़ कर रहे हैं वैसे सिक्के आ गए। नेक्स्ट, ये लोग दक्कन के में कपास का उत्पादन करते थे। आज भी महाराष्ट्र गुजरात में कपास का उत्पादन होता है, और सातवाहन उसी एरिया के हैं, तो डेफिनेटली कपास का उत्पादन करते रहे होंगे। ठीक है, और विदेशी विवरणों में भी इसके बारे में पता चलता है। जो चीज़ हम उगाते हैं वो विदेशों में तो भेजते ही हैं। जैसे केरल में काली मिर्च और स्पाइसेस का है सारा, तो वो विदेशों में जाती थी, तो इसी तरीके से इनके बारे में भी हमें वहाँ से पता चलता है। लास्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। दक्कन के बड़े हिस्से में व्यापारिक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ था। ये स्टेटमेंट गलत है। व्यापार करते थे, पर बड़े हिस्से में व्यापारिक अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हुआ था। तो यहाँ पे ये फर्स्ट भी गलत है, थर्ड भी गलत है, केवल स्टेटमेंट 2 सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। सत्य कथन पूछा है, आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 23। सातवाहन साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। इन्होंने उत्तरी भारत से पकी ईंट, छल्लेदार कुओं और लेखन की कला को ग्रहण किया था। लेखन कला में ये काफ़ी आगे थे, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने ये सब उत्तरी भारत से ग्रहण किया था। पेंडु बकुर में ईंटों से बने 22 कुएं पाए गए हैं, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और इनका व्यापार रोमन साम्राज्य के साथ था, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। और लास्ट देख लेते हैं। वशिष्ठी पुत्र पालमियन ने शक शासक रुद्रदामन प्रथम को 2 बार पराजित किया था, ये गलत है। इसने पराजित किया था, ना कि इसने। तो यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो ये आप देख लीजिए। और क्या है, यहाँ पे करीमनगर जिले में है ये। तो यहाँ पे क्या मिला है हमें, पकी ईंट और ईंटों के बने हुए 22 कुएं मिले हैं। पकी ईंट थी, इसीलिए इतने दिनों तक जीवित रही, इतने दिनों तक हम उसे देख पाए इतने सालों के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। सातवाहन साम्राज्य में के सामाजिक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब बात आ गई सामाजिक संगठन की, व्यापार वगैरह हम सब देख रहे हैं। इस काल में सर्वप्रथम भूमि अनुदान के रूप में दी जाने लगी। सातवाहन काल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भूमि अनुदान के लिए। और भूमि अनुदान ये किसे किसे देंगे, एकमात्र ब्राह्मण कहा है, तो ब्राह्मणों को देंगे और बौद्ध भिक्षुओं को देंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। सातवाहनों में मात्र सत्तात्मक समाज का आभास मिलता है, तो ये बताइए, ये स्टेटमेंट ठीक है।
मात्र सत्तात्मक समाज का मतलब क्या हो गया? जो संपत्ति का अधिकार है माता से पुत्री को, अगर माता से पुत्री को होता तो गौतमी पुत्र शातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र, ये सब ना हो करके क्या होता? कुछ महिलाएं होती। गौतमी पुत्र शातकर्णी की जगह कोई और नाम होता, लीला, मीना, इस टाइप का जो भी नाम उन्हें रखना होता। और इधर महारानियां, ये रानियां होती और ये राजकुमारियां होती। तो मात्र सत्तात्मक व्यवस्था नहीं दिखाई देती है, क्योंकि मेल राजा ही दिखाई दे रहे हैं सारे, फीमेल नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बात समझ में आती है कि माता के नाम पे नाम रखने की प्रथा जरूर थी, गौतमी पुत्र, ठीक है, वशिष्ठी पुत्र। तो माता के नाम पे ये लोग नाम रखते थे, यज्ञ श्री, ठीक है, नाम जरूर रख रहे हैं, लेकिन क्या है, ये मात्र सत्तात्मक नहीं है, संपत्ति माता से पुत्र को नहीं है, केवल नाम है। राज सिंहासन जो है उत्तराधिकारी पुत्र ही है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगी। वणिक लोग अपने अपने नगर का नाम अपने नाम से जोड़ने लगे थे, ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। आपने भी थोड़ी देर पहले देखा था, अपना प्रशासन भी चोल काल में श्रेणी जो थे वो किस तरीके के नियम होंगे वो खुद बना रहे थे, स्वशासित थे, सेल्फ गवर्नेंस वाला सीन था वहाँ पे। तो यहाँ पे भी यही देखने को मिल रहा है कि अपने अपने नाम से जोड़ने लगे थे, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, और कथन सत्य पूछे हैं तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, सातवाहन काल के प्रशासनिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रशासनिक तंत्र, इनका बताना है। इस काल में प्रशासनिक इकाइयां मौर्य साम्राज्य के समान थी। मौर्य साम्राज्य बताइए क्या था? बहुत सारे वहाँ पे अमात्य और सब मिल रहे थे हमें, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, स्टेटमेंट ठीक है। और इनके समय में जिले के लिए आहार बोला जाता था, ठीक। और अमात्य और महामात्य भी कहलाते थे, जैसे कि मौर्य साम्राज्य में थे। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इस काल के प्रशासन में सैनिक और सामंतवादी प्रचलन के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। थोड़ा थोड़ा ऐसा दिखाई पड़ता है। वह तब के राजा क्या करते थे, सामंतवाद को थोड़ा प्रश्रय देते थे, और उन्हें क्या है, उनकी सेनाएं वो यूज़ करते थे। ये सामंत जो हैं राजा के हमेशा विश्वासी बने रहते थे, उनको सहायता करते थे शासन प्रशासन में। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, सत्य हैं कथन। तो ए और बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका प्रधान गौल्मिक कहलाता था? गौल्मिक किसका प्रधान कहलाता था? इस वर्ड को देखिए, कुछ भी आपको नहीं पता है फिर भी आप बता सकते हैं कि कहीं ना कहीं गांव का प्रधान गौल्मिक कहलाता होगा। तो ग्रामीण क्षेत्र का प्रधान गौल्मिक कहलाता था। किस समय? सातवाहनों के काल में। सातवाहनों के काल में गांव का प्रधान गौल्मिक कहलाता था, और ये अपनी छोटी सी सेना की टुकड़ी भी रखते थे, जिसमें रथ, हाथी, घोड़े सब हुआ करते थे, और ये अपनी सेना जो है ग्रामीण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, सातवाहन साम्राज्य में धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, ब्राह्मण और बौद्ध धर्म को समान रूप से संरक्षण प्राप्त था। अभी ये जो है भूमि दान दे रहे हैं, तो इसी से समझ में आ रहा है कि दोनों को संरक्षण प्राप्त होगा, सही स्टेटमेंट है। राजा और रानी दोनों वैदिक यज्ञों में भाग लेते थे। गौतमी पुत्र शातकर्णी और इस सब के नाम देखने से हमें लग रहा है कि जो स्त्रियां थी उनकी स्थिति भी थोड़ा थोड़ा सही है। तो दोनों ही एक साथ भाग लिया करते थे। और वैसे भी कहा जाता है कि बिना पत्नी के कोई भी यज्ञ पूजा पूरी नहीं होती आफ्टर मैरिज। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हैं। और थर्ड देख लेते हैं,
बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय को विशेष महत्व था। ये स्टेटमेंट गलत है। हीनयान संप्रदाय जो था उसको महत्व सबसे ज़्यादा कहाँ मिला था? उत्तर भारत की ओर। यहाँ पे कौन से संप्रदाय को महत्व है? महायान। आपने पढ़ा है बौद्ध और जैन धर्म में कि जो बौद्ध धर्म था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान। इसी तरीके से जैन धर्म ही श्वेतांबर और दिगंबर में बाइफरकेट हो गया था। और सातवाहन किसे सबसे ज़्यादा प्रश्रय देते थे या उत्कर्ष हुआ था? महायान का। तो यहाँ पे कौन से कथन सत्य हैं? ए और बी दोनों सत्य हैं, यानी कि 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर और ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन राज्य में सामंतों की 3 श्रेणियां थी। 3 श्रेणियां सामंत थे, ये पक्का हमें पता है। 3 श्रेणियां भी थी। तो पहली श्रेणी कौन सी थी? राजा। दूसरी कौन सी थी? महाभोज। और तीसरी थी सेनापति। ये लोग राजा को उसके प्रशासन में और जब उसे जरूरत पड़ती थी युद्ध करने की तो भी सहायता करते थे। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट, नागार्जुन कोंड और अमरावती सातवाहन शासनकाल में महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र बन गए थे। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। आंध्र प्रदेश के नागार्जुन कोंड और अमरावती जो नगर थे, सातवाहनों के जो उत्तराधिकारी थे इक्ष्वाकु वंश, उनके समय पे बौद्ध केंद्र बने थे, ना कि सातवाहनों के काल में। जो इनका नेक्स्ट आएंगे इक्ष्वाकु, उनके समय में थे। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सत्य कथन पूछे गए हैं तो केवल कथन एक सत्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सातवाहन काल में चैत्य और बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? आपको पता है चैत्य और बिहार क्या होते हैं? बिहार बौद्ध भिक्षुओं के जो रहने की जगह होती है वो होते हैं, और चैत्य पूजा स्थल होते हैं। ठीक है, बिहार को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि बिहार में लोग रहते हैं, और सेकंड थिंग बहुत सारी सोसाइटीज़ का नाम होता है, अरुण विहार, मयूर विहार। ठीक है, तो रहने के स्थान थे ये। तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा सही है। सातवाहन के काल में चैत्य अनेकानेक स्तंभों पर खड़ा हॉल के समान तथा बिहार केंद्रीय शाला होती थी। बिल्कुल सही है। सर्वाधिक प्रसिद्ध बिहार कार्ले का है और दक्षिणी दक्कन में स्थित है। कार्ले जो है चैत्य है, ना कि बिहार है, और ये पश्चिमी दक्कन में स्थित है, ना कि दक्षिणी। तो यहाँ पे बिहार ना होके चैत्य होगा, चैत्य, और ये दक्षिणी ना होके पश्चिमी में स्थित है। तो इसको ध्यान रखिएगा। सातवाहन के काल का चैत्य कार्ले बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गई। चैत्य बौद्धों के मंदिर होते थे, जैसा कि अभी आपको बताया था, पूजा स्थल, ठीक है। और बिहार में बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता था, ये भी ठीक है। बिहार आप कैसे याद रखेंगे? बिहार में लोग रह रहे हैं, मयूर विहार से याद रखिए, मयूर विहार में लोग रहते हैं। तो स्टेटमेंट बी इज रॉन्ग। असत्य कथन कौन सा है? बी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। चैत्य और बिहार जो है ठोस चट्टानों को काट के बनाए जाते थे। आप ऐसे समझ सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत की तरफ भूकंप कम आते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ठोस हो चुका है। ठोस है, फोल्ड माउंटेन्स वहाँ पे है नहीं, ठीक है, बहुत ठोस हो चुका है, और ठोस चट्टाने हैं वहाँ पे, प्लेट्यूज दिखाई देते हैं हमको। तो उनको काट करके बनाए जाते थे चैत्य और बिहार। और उसके बाद कहीं वो गिर ना पड़े इसलिए बहुत सारे हॉल जो बने होते थे उनमें स्तंभ बना दिए जाते थे, खंभे, और पूरा उनका आप इसको आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे किस किस तरीके से बनाया जाता है। और इसको आप एक्सप्लेनेशन में भी यहाँ दे रखा है, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, सातवाहनों की भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब भाषा संस्कृति की बात हो रही है। सातवाहन बहुत ज़्यादा लेखन कला में आ गए थे, तो डेफिनेटली भाषा में भी कुछ अलग ही होगा। इनकी राजकीय भाषा प्राकृत थी। उस समय प्राकृत भाषा चल रही थी, और हमें जो है जैन साहित्य है उसकी भाषा भी प्राकृत मिलती है। बौद्ध की क्या है? पाली। स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। इनके सभी अभिलेख
प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। गाथा सतसई की रचना हाल नामक सातवाहन राजा ने की है। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे ठीक है। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। 1, 2 एंड 3 इज करेक्ट, क्योंकि सत्य कथन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 31। 7वीं सदी में दक्षिण भारत के राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के राज्य, यहाँ कांची के पल्लव, बादामी के चालुक्य जैसे प्रमुख राज्यों का उदय हुआ। सही स्टेटमेंट है। चालुक्य और कांची के पल्लव सब हमें दिखाई देंगे। नेक्स्ट, दक्षिण के प्रदेशों में ऐतिहासिक चरण में व्यापार और नगरों का ऐश्वर्य बढ़ा। ये स्टेटमेंट गलत है। कृषि का विस्तार अधिक हुआ था, ना कि व्यापार का। पहले रॉ मटेरियल तो कर लीजिए आप पूरा, तभी तो व्यापार को बढ़ा पाएंगे। देख लेते हैं नेक्स्ट। इस काल के प्रमुख लक्षणों में ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि भी दी जाती थी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। बिना कर की उन्हें भूमि दी जाती थी भारी संख्या में। और ये सब कब दिखाई देता है? द्वितीय चरण में हमें, ठीक है, द्वितीय चरण में हमें दिखाई देता है। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट ठीक हैं, लेकिन सेकंड गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32। 7वीं सदी में दक्षिण भारत के राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन बताना है? यहाँ ब्राह्मण धर्म का उत्कर्ष हुआ, सही है। सातवाहन दिखाई दे रहे हैं। शिव और विष्णु के प्रस्तर मंदिरों का निर्माण हुआ, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। शिव और विष्णु के मंदिर बनाए गए थे, और आप देख रहे हैं वहाँ पे आपको शिव भक्त भी चोल काल में दिखाई देंगे। थर्ड देखते हैं। 5वीं सदी में यहाँ प्राकृत राजभाषा थी और शासन पत्र प्राकृत में ही जारी किए जाते थे। ये गलत है। यहाँ पे 400 ईस्वी के बाद से संस्कृत राजभाषा हो गई थी, और संस्कृत में ही जो है शासन पत्र जारी किए जाते थे। जबकि उससे पहले पहली, दूसरी और तीसरी सदी में हमें क्या मिलता है? प्राकृत भाषा मिलती है। सातवाहनों के काल की भाषा भी हमें प्राकृत ही मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट, वाकाटकों का राज्य उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में था। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट गलत है। आंसर क्या हो जाएगा असत्य कथन के लिए? सी। सी इज द करेक्ट आंसर हेयर। 33। सातवाहनों के बाद दक्कन में स्थापित राजवंशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख लेते हैं। पश्चिमी दक्कन में पल्लव राजा ने सत्ता स्थापित की, जिसकी राजधानी कांची थी। ये स्टेटमेंट गलत है। पश्चिमी दक्कन कौन सा एरिया हो गया? कांची के पल्लव हमें यहाँ है, ठीक है, और पश्चिमी दक्कन इधर कहीं है। यहाँ पे कौन दिखाई दे रहा है? बादामी के चालुक्य। बादामी के चालुक्य किससे कहते हैं? क्योंकि बादामी जो है एक जगह का नाम है, ठीक है। यहाँ पे प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में चालुक्यों ने सत्ता स्थापित की। पूर्वी भाग कहाँ है? ये हो गया। चालुक्य तो पश्चिमी भाग में है, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे रॉन्ग हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? ना तो एक ना ही दो। सत्य कथन कौन से हैं? कोई भी नहीं। तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34। कदम्ब राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? कदम्ब राज, इसकी स्थापना मयूर शर्मन ने की। सही स्टेटमेंट है। मयूर शर्मन जो था, जब वो कांची में पढ़ने के लिए आया तो पल्लव थे कांची में, उन्होंने उसे अपमानित करके निकाल दिया था, और अपने अपमान का बदला लेने के लिए ही उसने युद्ध किया पल्लवों से। पर पल्लव तो बहुत सशक्त थे, पर वो पल्लवों से हार गया। फिर भी पल्लवों ने क्या किया? उसे मयूर शर्मन को राज चिन्ह देकर कदम्बों की राज्य सत्ता की मान्यता प्रदान कर दी। ऐसे ही धनानंद ने चाणक्य को अपमानित किया था, उसी का बदला लेने के लिए धनानंद के पूरा नंद वंश को खत्म करके उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से करवाई थी। किसने? चाणक्य ने। तो मयूर शर्मन के साथ भी यही हुआ था।
पर जो उस समय के पल्लव राजा थे काफ़ी उदार रहे होंगे, उन्होंने उसकी बात को थोड़ा सा उसे हरा भले दिया, पर उसको उसकी राज्य सत्ता को मान्यता प्रदान कर दी। नेक्स्ट देखते हैं, यह उत्तरी कर्नाटक और कोंकण तक फैला था। अब देखिए, कांची के पल्लव यहाँ है कर्नाटक के आसपास, ठीक। मयूर शर्मन कहीं या तो इधर कहीं आसपास ही होगा, उत्तर भारत में तो हो नहीं सकता। तो ये स्टेटमेंट हाँ ठीक है, उत्तरी कर्नाटक और कोंकण यानी कि गोवा के आसपास का इलाका जो है वो हो जाएगा। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। इसकी राजधानी कोलार थी। कोलार तो बिल्कुल कर्नाटक में पड़ता है, तो ये राजधानी नहीं हो सकती, ठीक है। अपने पैर के ऊपर तो पैर वो रखवाएंगे नहीं, थोड़ा सा अलग उसको जरूर दे दिया था। तो कर्नाटक के उत्तरी जो कैनरा जिले के वैजंती या वनवासी में उसकी राजधानी थी। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है। कौन कौन से सही है? 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, 6वीं से 8वीं सदी के बीच दक्षिण भारत में धर्म के संदर्भ में, 6वीं से 8वीं सदी, और वहाँ पे 400 ईस्वी में कौन सा भाषा आ गई थी? संस्कृत आ गई थी। तो इस सदी में धर्म के बारे में सत्य कथन बताने हैं। विष्णु और शिव लोकप्रिय देवता बन गए। सही स्टेटमेंट है, इतनी देर से हम देख रहे हैं। पल्लव राजाओं ने आराध्य देवताओं की प्रतिमा स्थापना के लिए मंदिरों का निर्माण कराया। बहुत सारे मंदिर बने हैं उस समय पे, और इसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? महाबलीपुरम का मंदिर, रथ मंदिर जो बना है। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। यहाँ के मंदिरों की जो विशेषता की बात आएगी ना, तो वो ऊंचे चबूतरे पे बने होंगे, प्रस्तर, पत्थरों को काट के। क्योंकि आपको क्या बताया, वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी है? बहुत टाइट चट्टानें हैं जिन्हें काटना पड़ता है। यहाँ इंडिया की तरह उत्तरी भारत की तरह सॉफ्ट नहीं है, ठीक है, वो काफ़ी पुराने हैं। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। थर्ड, पुलकेशन दित्य ने मामल्लपुरम की स्थापना की। पुलकेशन दित्य यहाँ कहाँ से आ गया? पुलकेशन दित्य तो उत्तर भारत की तरफ आपको, या फिर दक्षिण भारत में तो वो नहीं दिखाई देगा, काफ़ी ऊपर की तरफ दिखाई देगा। तो पुलकेशन दित्य ने मामल्लपुरम की स्थापना नहीं की थी। किसने की थी? नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम या मामल्लपुरम की स्थापना की थी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी। 1 और 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, दक्षिण भारत के धार्मिक संप्रदायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हम किस पे बात करेंगे? धार्मिक संप्रदाय, ठीक है। तो देख लेते हैं। वैष्णव संप्रदाय नैनार संतों ने फैलाया। गलत स्टेटमेंट है। वैष्णव संप्रदाय किसने फैलाया था? अलवार संतों ने। और नैनार संतों ने क्या फैलाया था? शैव धर्म या शैव संप्रदाय, ठीक है। ये इसको ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आप पूछा भी जाता है, और जब हम भक्ति मूवमेंट पढ़ेंगे उसमें भी ये आएगा। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है। शैव संप्रदाय अलवार संतों ने फैलाया, ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी, क्योंकि शैव नैनार ने। तो ये मैच द फॉलोइंग होता तो हम इसको ए और बी कर सकते थे। दक्षिण भारत में मंदिरों को भूमि अनुदान देने की प्रथा थी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भूमि अनुदान के जो बारे में बताया गया है वो दीवारों पे लिखा हुआ भी अभी भी आप मंदिरों में देखते हैं क्या, कि सबके नाम लिखे होते हैं इस तरीके से लिस्ट में, किसने 5100 रुपये दिए, किसने 11,000 रुपये दिए, तो इस तरीके से लिखा होता है। तो उस समय भी दीवारों के माध्यम पे से पता चलता है कि भूमि अनुदान की प्रथा थी। तो स्टेटमेंट केवल तीसरा सही है। तो यहाँ पे सत्य कथन पूछे हैं तो केवल बी, केवल 3, बी स्टेटमेंट इज करेक्ट। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 37, पटडकल के मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट। पापनाथ मंदिर का बुर्ज उत्तर भारतीय शैली में बना है। दक्षिण भारतीय मंदिर है लेकिन उत्तर भारतीय शैली में बना है क्या? इसका जो बुर्ज है, ठीक है।
तो ये थोड़ा नीचा है और थोड़ा छोटा भी है, जबकि वहाँ के क्या थे, दक्षिण भारत में काफ़ी ऊंचे ऊंचे बनाए जाते थे। देखते हैं नेक्स्ट, विरूपाक्ष मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में बना है। विरूपाक्ष मंदिर का शिखर बहुत ऊंचा है, ठीक है, और बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं और ये काफ़ी फेमस मंदिर है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हैं। आंसर क्या हो जाएगा, सी। मेन एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में कि जो मुगल कालीन जो जितनी भी इमारतें हैं उनमें भारतीय पुट कहाँ कहाँ पे मिलता है, कुछ भारतीय ढंग से बनाई गई हैं, वो कहाँ कहाँ पे दिखाई देती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारतीय मंदिरों में उत्तर भारतीय शैली के उदाहरण बताइए, ठीक है, या उसके विस्तार से चर्चा कीजिए। तो आप पापनाथ मंदिर का एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, दक्षिण भारत में प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। प्रशासनिक व्यवस्था, राजा किसानों से नियमित कर के अलावा विष्टि अर्थात बेगार भी लेता था। सही है स्टेटमेंट। इससे पहले हमने उत्तर भारत में भी इस चीज़ को देखा था। दक्षिण भारत में 3 प्रकार के गांव होते थे, उर, सभा और नगरम। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, हमने चोल काल में देखा है। इसमें उर जो है गांव ब्रह्मदेव अर्थात ब्राह्मणों को दिए जाते थे, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, चालुक्य क्षेत्रों में गांव की कार्य व्यवस्था महाजन संभालते थे, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो यहाँ पे सी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा, असत्य कथन कौन सा है, सी है। तो देख लेते हैं, उर सबसे प्रचलित थे और इसमें किसान रहते थे, और गांव का प्रधान क्या लेता था, यहाँ पे कर वसूलता था। और सभा कोटि के जो गांव थे, 3 है ना, उर, सभा और नगरम, जो सभा कोटि के गांव थे वो ब्राह्मणों को दिए जाते थे, ना कि उर। और ऐसे गांव के पर अनुदान प्राप्त करता व्यक्ति का अधिकार होता था, मतलब कि ब्राह्मण ही जो कर था उसको वसूलते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, पांड्य राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांड्य, यह सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। पांड्य राज्य हमें पता है दक्षिण पूर्वी राज्य भाग में स्थित है, ये सही है। इसकी राजधानी महाबलीपुरम है, ये स्टेटमेंट गलत है। इसकी राजधानी कौन सी है बताइए आप लोग। इसकी राजधानी मदुरै थी। मदुरै कोंड की उपाधि भी धारण की है चोल राजा ने, ठीक है। इसे मोतियों का देश कहा जाता था, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और यहाँ मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी पांड्य राज्य ने। मेगास्थनीज की इंडिका से हमें पता चलता है कि पांड्य राज्य में शासन जो था स्त्री के हाथों में था। सातवाहनों में मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी, बिल्कुल नहीं थी। वहाँ माताओं के नाम पर नाम रखे जाते थे, पर मात्र सत्तात्मक व्यवस्था नहीं थी। पांड्य समाज में पूरी तरीके से नहीं थी, पर कुछ हद तक हमें दिखाई देती है। तो मात्र सत्तात्मक व्यवस्था या स्त्री सशक्तिकरण के लिए आप अगर हिस्ट्री से जोड़ना हो तो आप यहाँ से बता सकते हैं। तो यहाँ पे महाबलीपुरम ना होके मदुरै होता तो ये स्टेटमेंट ठीक होता। तो यहाँ पे बी गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा सत्य कथन के लिए 1, 3 एंड 4, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अच्छा, ये जो आपने अभी देखा पांड्य राज्य के बारे में, ये दक्षिण पूर्वी और दक्षिण भाग की जो बात की जा रही है, आपको समझ आ ही रहा होगा। दक्षिण भाग तो ये हो गया और दक्षिण पूर्वी भाग कहीं ऐसे वाला हो गया, यही हुआ ना। ईस्ट और साउथ के बीच साउथ ईस्ट ये वाला पोर्शन हो गया। तो ये तमिलनाडु वाले एरिया में कौन थे, पांड्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस राजवंश में ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे। कुलोत्तुंग प्रथम ने जो था बहुत ज़्यादा वैदेशिक संबंधों पे काम किया था, और
इन लोगों के टाइम पे रोमन साम्राज्य से काफ़ी हमारे व्यापार भी समृद्ध थे। ठीक है, तो देख लेते हैं किसने अपना सम्राट भेजा था। पांड्य राजाओं ने। आंसर क्या है यहाँ पे? चोल आप लिख सकते हैं, पर चोल भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, पर चोलों का जो ये है इन्होंने नहीं भेजा था। चोल जो थे ज़्यादा फोकस कर रहे थे साउथ और साउथ ईस्ट से अपने संबंध अच्छे करने में। पांड्य राजाओं ने वहाँ पर भेजा था अपना, किसके लिए? व्यापार करने के लिए। नेक्स्ट, हमने पहले भी देखा है वहाँ से हमारा क्या होता था, सिल्क हम लोग अपनी बेचते थे, उत्तर भारतीय राजा। क्वेश्चन नंबर 41, चोल राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? चोल राज पेन्नार और वेल्लार नदियाँ, वहाँ की नदियाँ हैं, ठीक है, वेल्लार नदियों के बीच पांड्य राज क्षेत्र के पूर्वोत्तर में स्थित था। सही स्टेटमेंट है। इसकी राजधानी पुहार थी। इसकी राजधानी पुहार थी, जिसकी पहचान कैसे की गई है? कावेरी पट्टनम से। सही है। चोल राजा एलेरा ने पुहार की स्थापना की। ये गलत स्टेटमेंट है। पुहार की स्थापना किसने की है? कारेकल राजा ने की है। चोल का संस्थापक कौन था? विजयालय था। एलारा ने श्रीलंका को जीतकर 50 वर्षों तक शासन किया। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सत्य कथन जब पूछे हैं 1, 2 एंड 4, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42, चोल राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोल, उनकी राजनीतिक सत्ता का केंद्र उरैयूर था। बिल्कुल सही है, उनकी राजनीतिक सत्ता का केंद्र उरैयूर ही था। जैसे हमारा राजनीतिक सत्ता का केंद्र अभी क्या है? न्यू दिल्ली। उरैयूर सूती कपड़ा के केंद्रों के व्यापारिक केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध था। बिल्कुल ठीक है। चोलों के वैभव का जो मुख्य स्रोत है वही सूती कपड़ा है। ठीक है, उसका व्यापार वो लोग करते थे इसी कारण। जैसे भदोही का कालीन उद्योग उनके वैभव का कारण है, या पीतल नगरी मुरादाबाद का ले सकते हैं, तो इसी तरीके से चोलों का भी था। और आपको पहले ही बताया कि उनके पास कुशल नौसेना थी। तो तीनों ही कथन सत्य हैं। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, चेर राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चेर राज्य पांड्य राज्य के उत्तर पश्चिम में था। पांड्य राज्य आपको पता है चेर कहाँ पे थे? ये आधुनिक केरल, उत्तर पश्चिम ये दिशा हो गई, तो आधुनिक केरल था। ठीक है। चेर राजा सेंगुट्टुवन को लाल या भला चेर कहा जाता था। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। सत्य कथन पूछा है तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, सुदूर दक्षिण राज्यों के व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, व्यापार किस किस चीज़ में हो रहा है ये बात की गई है। इनका व्यापार गोल मिर्च, हाथी दांत और मोतियों की मांग के कारण सत्य था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। मोतियों का प्रदेश भी कहा जाता था, हाथी दांत भी मिल रहे हैं, आपको अभी भी पता है वहाँ पे कितने सारे एलिफेंट रिजर्व हैं। और गोल मिर्च, काली मिर्च स्पाइसेस के लिए तो दक्षिण भारत प्रसिद्ध ही है। तो स्टेटमेंट ठीक है। इनका व्यापार केवल पश्चिम में यूनान और अरब राज्यों के साथ होता था। ये गलत है। व्यापार कहाँ कहाँ दिख रहा है? साउथ ईस्ट में, साउथ में, रोमन साम्राज्य में, और यहाँ पे क्या कर दिया है? केवल। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इनका व्यापार यूनानी या मिस्र से भी होता था, अरब से भी होता था, मलय से भी होता था और चीन से भी होता था। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? केवल एक कथन सत्य है। आंसर इज ए। नेक्स्ट, 45, तमिल राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तमिल राज्य, पांड्य राज्य में अश्व जो थे पश्चिमोत्तर भारत से स्थल मार्ग द्वारा मंगवाए जाते थे। आपको लगता है स्थल मार्ग सस्ता है कि समुद्री मार्ग सस्ता है? समुद्री मार्ग सस्ता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। जबकि इनके पास इतनी अच्छी नौसेना थी और ये लोग इसके बारे में जानते थे,
पांड्य भले नहीं जानते थे, चोलों की नौसेना अच्छी थी, लेकिन थी तो पांड्य के पास भी थोड़ी बहुत, ठीक है। भले यूएसए चाइना की नौसेना अच्छी है, पर इंडिया के पास भी तो है ना, काम भर के लिए तो अच्छी है, भले किसी कारण से ये बहुत ज़्यादा अच्छी हो, सशक्त हो, पर इंडिया के लिए भी, इंडिया के पास भी है। इसी तरीके से पांड्यों के पास भी जो थी नौसेना की थी, तो ये जल मार्ग से, समुद्री मार्ग से घोड़े मंगवाते थे। एनआरडी की उपाधि सेना अध्यक्षों को दी जाती थी, बिल्कुल सही है। इसके लिए प्रॉपर एक अनुष्ठान होता था। नेक्स्ट, परियार लोग चर्म का कार्य करने वाले खेत मजदूर थे, तो ये ठीक है, ये खेत मजदूर थे और पशु चर्म का कार्य करते थे और चटाई के रूप में इनका इस्तेमाल करते थे। पशु चर्म आपको पता है क्या होती है, पशुओं की खाल होती है, तो ये पशुपालन भी इस तरीके से करते थे। तो फर्स्ट गलत है, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट ठीक है। इसलिए सत्य कथन कौन से हो जाएंगे हमारे, सत्य कथन हो जाएंगे 2 और 3। आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 46, संगम साहित्य। संगम साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ये कथन सत्य है। संगम सम्मेलन का आयोजन पुहार राज्याश्रय में होता था, ये गलत है। पुहार में नहीं, मदुरै में होता था, ठीक है। अभी हमने पुहार के बारे में पिछले 2-3 क्वेश्चन पहले ही पढ़ा है, तो इसको देखिएगा। नेक्स्ट, आख्यानात्मक ग्रंथों को वीर गाथा काव्य कहते थे। इसमें क्या होता होगा, वीर गाथा काव्य, तो वीर पुरुषों की वर्णन, उनकी युद्ध के बारे में बताया जाता होगा, तो वीर गाथा, ये स्टेटमेंट ठीक है। और संगम साहित्य आख्यानात्मक और उपदेशात्मक में बटा हुआ था। इनमें आख्यानात्मक किलाकड़ू और उपदेशात्मक मिलाकड़ू कहलाते थे, ये गलत है। आख्यानात्मक क्या कहलाते थे, मिलाकड़ू, और उपदेशात्मक किलाकड़ू, ठीक। तो इसमें 18 मुख्य ग्रंथ बताए गए हैं और 18 लघु ग्रंथ भी हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। ये जो दक्षिण भारत के राजा हैं ना, इनके बारे में आपको याद करने की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, आपको याद बहुत करना पड़ेगा, किसको क्या कहते हैं या फिर संगम साहित्य में क्या है, तो याद करने की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। इनको जब आप बार बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट, संगम राज्यों की धार्मिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा वैदिक यज्ञ करते थे, सही स्टेटमेंट है। शवदाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और इन राज्यों में स्थानीय देवता मुरुगन थे, जो अभी भी हैं, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। देख लेते हैं, जो ये है वैदिक संस्कृति है या वैदिक तरीके से जो यज्ञ कर रहे हैं, क्यों कर रहे होंगे, वैदिक धर्म से या वैदिक ग्रंथ से लिया होगा। वैदिक ग्रंथ किसमें है, संस्कृत भाषा में है, और संस्कृत भाषा का इन्होंने उपयोग करना कब शुरू किया है, 400वीं ईस्वी के करीब। तो इसीलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं जुड़ जाता है और ये सही दिखाई देता है। शवदाह की जो प्रथा है वो भी आरंभ की थी, और ये प्रथा तो बहुत पुराने समय से जो चली आ रही थी, महापाषाण, उसको जो ये प्रथा आरंभ हुई है शवदाह की इन राज्यों में, परंतु महापाषाण अवस्था से चली आ रही दफनाने की प्रथा भी साथ साथ चलती रही, ठीक है। नेक्स्ट, ये मुरुगन को मानते थे, जो आरंभिक मध्यकाल में सुब्रमण्यम कहलाने लगे। तीनों स्टेटमेंट ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी। 48, संगम ग्रंथों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संगम ग्रंथ तोलकाप्पियम व्याकरण और अलंकार शास्त्र का ग्रंथ है। हमारे यहाँ कौन सा है, अष्टाध्यायी, पाणिनि ने लिखा है, वो क्या है, व्याकरण ग्रंथ है। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट ठीक हो जाता है। और सेकंड है, तिरुकुरुल में दार्शनिक विचार और सूक्तियाँ हैं, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। ये इस तमिल काव्य को दो प्रसिद्ध महाकाव्य जिनके नाम है शिल्पादिकरम और मणिमेखले, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और शिल्पादिकरम प्रसिद्ध महाकाव्य, अभी हमने देखा ही, ये भी स्टेटमेंट ठीक है, तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है। शिल्पादिकरम में क्या दे रखा है, एक प्रेम कथा है, किसकी, कोवलन नामक व्यापारी और माधवी नामक गणिका की।
तो हमने उसमें देखा था मृच्छकटिकम में भी क्या था, प्रेम कथा थी, किसकी, एक गरीब ब्राह्मण की और एक वैश्या की। और मणिमेखले में कोवलन और माधवी की कन्या के साहसिक जीवन का वर्णन है। देखिए दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शिल्पादिक्रम में पहले इन दोनों का प्रेम प्रसंग है, देन इनकी शादी हो गई होगी और इनकी जो पुत्री पैदा हुई है उसके साहसिक जीवन का वर्णन है, किसमें, मणिमेखले में। ऐसे याद रखिएगा, कंटिन्यूअस हैं ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। बिल्कुल करते होंगे, और क्योंकि आसपास के थे सभी साम्राज्य विस्तार सोचते होंगे। और बाद में चोलों ने क्या किया, क्योंकि चोल ज़्यादा सशक्त थे, ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे, दोनों को ही हरा के अपने राज्य में मिला लिया। और अगला क्या था, पल्लवों और चालुक्यों को क्रमशः चोलों और राष्ट्रकूटों ने अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। चालुक्य को राष्ट्रकूटों ने समाप्त कर दिया था और पल्लवों को चोलों ने समाप्त कर दिया, क्योंकि जो जिसके पास ज़्यादा होगा उसको समाप्त कर देगा। ठीक है, दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, तो सही स्टेटमेंट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक होते थे। बिल्कुल, तभी तो जो है सारे के सारे राजा उनके पिता इस तरीके से चला आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे हरिशेन जो था अपने पिता की तरह दंडनायक भी बने और कुमारामात्य भी बने थे। प्रशासन की प्रथम इकाई नगर होते थे, गलत है, सबसे पहले क्या होंगे, गांव। ठीक, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है। और लास्ट स्टेटमेंट है, कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। अभी एग्जाम्पल भी दिया, किसका, हरिशेन का। ठीक है, वो महादंडनायक भी था और संधि विग्रहक भी थे। संधि विग्रहक उस टाइम के फॉरेन मिनिस्टर्स होते थे और महादंडनायक जो दंड देते थे। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। तो आंसर यहाँ पे सत्य कथन पूछा है, तो आंसर हो जाएगा सी, 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। ये जो आज का पूरा सेशन कंप्लीट हुआ, और ये जो पूरा टॉपिक है इसमें आपको याद करने के लिए बहुत सारा कुछ है। जैसे हमने गुप्ताज मौर्याज में, वैदिक में चीज़ों को देखा, जोड़ा, वो थोड़ा ज़्यादा इजी है, पर इसमें आपको जब 2-3 बार आप पढ़ेंगे, इसको रीड करेंगे, तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस